हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। और ये जो है सब्जेक्ट साइंस है, यानी साइंस का विज्ञान का जो मॉडल सेट आया है 2020 के बोर्ड के एग्जाम के लिए, इसका हम लोग आंसर देखने वाले हैं सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। तो यहाँ पे आंसर सभी सही है। आपको क्या करना है, बस सभी क्वेश्चन को याद करते हुए चलना है, ताकि जब बोर्ड एग्जाम में ये सभी क्वेश्चन आए तो आप अच्छे से सॉल्व कर पाओ। अब यहाँ पे टाइम कितना दिया हुआ, समय कितना है, 2 घंटा 45 मिनट। तो ये टाइम जो है आपको ऐसा बताया जाता है कि बोर्ड एग्जाम में भी ऐसा ही टाइम मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये जो है प्रारूप है, एक क्वेश्चन का प्रारूप है कि हाँ ऐसा ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में दिया जाएगा, इसी टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में रहेगा। तो यहाँ पर भी 2 घंटा 45 मिनट है, सेम टाइम जो है आपको बोर्ड एग्जाम में भी इतना ही टाइम मिलेगा। और पूर्णांक यहाँ पे फुल मार्क्स जो है 80 मार्क्स का है, तो इतना ही मार्क्स 80 मार्क्स का क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में दिया जाएगा। तो बस आपको क्या करना है, पूरी वीडियो को लास्ट तक देखना है और सभी क्वेश्चंस को याद करते हुए चलना है। बाकी यहाँ पे आपके लिए कुछ निर्देश दिया है, आप वीडियो को रोक के चाहिएगा तो इसको पढ़ सकते हैं, बाकी ये कुछ इंपॉर्टेंट वैसे है नहीं। अभी हम लोग अगर चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या चीज़ में आ जाती है, सेक्शन ए में आ जाती है। सेक्शन ए में आ जाती है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिर जाके सेक्शन बी में आ जाती है सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी सेक्शन ए को देख लेते हैं। इसमें आती है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यानी वास्तुनिष्ठ प्रश्न। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, प्रश्न संख्या 1 से 48 तक वास्तुनिष्ठ प्रश्न है, इसमें से किन्हीं 40 प्रश्नों का उत्तर देना है। अब यहाँ पे OMR सीट पर आपको जो है भरना है एक सही विकल्प, एक ही ऑप्शन, जो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए जाएंगे लेकिन इसमें से कोई एक सही होगा, तो उसको जो है OMR सीट में आपको चिन्हित करना है। और 40 से अधिक प्रश्न का उत्तर आपको बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि 40 तक ही काउंट किया जाएगा। अगर 48 का 48 आप अगर सही मार देते हैं, मतलब OMR सीट में भर देते हैं, तो पहला 40 जो क्वेश्चन रहेगा बस उसी को चेक किया जाएगा, बाकी 8 क्वेश्चन को छोड़ दिया जाएगा। तो मेक श्योर आप उतना ही जवाब दे। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखने से पहले अगर आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो इसको एक लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ पे सभी क्लास 10 से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, यानी प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं वो आपको बताना है। तो फर्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2, यानी क्या है कि फर्स्ट का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो 2 नियम है। तो अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्या है कि वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, यह किरण क्या होगी। ऑप्शन ए में क्या है कि अभिलंब की ओर झुकेगी, बी में क्या है कि अभिलंब से दूर हटेगी, सी में है सीधी निकल जाएगी, या डी में परावर्तित हो जाएगी। तो सेकंड का जो राइट आंसर आपको हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अभिलंब की ओर झुकेगी, यानी क्या 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। जब क्या है कि वायु में गमन करते हुए प्रकाश की चाल, प्रकाश की किरण क्या होती है, जल में तिरछी प्रवेश करती है, तो ये क्या हो गई, अभिलंब की ओर झुक जाएगी, यानी अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अब हम तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्या है कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। यहाँ पे क्या है कि आपको ऑप्शन क्या दिया है, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल एवं अवतल लेंस, और डी में क्या है कि बायफोकल लेंस। इसमें से आपको पूछा है कि अपसारी लेंस किसे कहते हैं। तो 3 का जो राइट आंसर आपको हो जाएगा वो हो जाएगा अवतल लेंस, यानी क्या कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी क्या कि अवतल लेंस को क्या कहते हैं, हम अपसारी लेंस भी कहते हैं। तो अब हम 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्या है कि किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए। तो ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है कि लेंस के मुख्य फोकस पर, ऑप्शन बी में क्या है कि लेंस के फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर, और सी में अनंत पर, और डी में क्या है कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र का मुख्य फोकस के बीच। तो 4 का जो राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा, वो ऑप्शन बी, यानी क्या कि लेंस के फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर, यानी क्या कि किसी बिंब का जो है सो वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उत्तल लेंस के कहाँ रखना चाहिए, तो फोकस उसके फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर रखना चाहिए। तो हमें क्या मिलेगा, उस बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब मिलेगा। तो अब हम 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्या है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है,
यानी क्या है कि मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो कौन सा है। ए में क्या है कि कॉर्निया, बी में क्या है कि परितारिका, सी में पुतली या डी में दृष्टिपटल। तो 5 का जो राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी क्या कि दृष्टिपटल इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब हम 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्या पूछा है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान क्या होता है। यानी ऑप्शन ए में क्या दिया है कि म्यू यानी साइन आई बाय साइन आर, बी में क्या दिया है कि साइन आर बाय साइन आई, सी में दिया है कि साइन आई इंटू साइन आर, और डी में क्या दिया है कि साइन आई प्लस साइन आर। यानी क्या कि म्यू इजिकल टू क्या होता है, यानी किसी माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है वो आपको बताना है। तो 6 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी म्यू इजिकल टू साइन आई बाय साइन आर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब हम 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्या पूछा है कि किसी लेंस के आवर्धन का एसआई मात्रक निम्नलिखित में से कौन है। तो ए में क्या है कि मीटर, बी में सेंटीमीटर, सी में मिलीमीटर, डी में मात्रक विहीन। तो 7 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी क्या कि इसका राइट आंसर मीटर हो जाएगा। अब हम 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्या है कि तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है। यानी क्या कि आकाश में देखते हैं कि तारे क्या है, टिमटिमा रहे हैं, तो ये प्रकाश के किस घटना के कारण होता है। तो ऑप्शन ए में क्या है कि प्रकाश का परावर्तन, बी में प्रकाश का अपवर्तन, सी में प्रकाश का प्रकीर्णन, डी में प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। यानी क्या कि तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन, यानी 8 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो अब हम 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्या पूछा है कि किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस पे निर्भर करता है। ए में क्या कि चालक की लंबाई पर, बी में चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, सी में चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, डी में उपयुक्त सभी पर। यानी क्या कि किसी चालक का जो प्रतिरोध है वो किस पे निर्भर करता है। तो 9 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो डी हो जाएगा, यानी उपयुक्त में से सभी पर, चालक की लंबाई पर भी, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल भी, और चालक के प्रकृति के पदार्थ पर भी निर्भर करता है। यानी क्या हो जाएगा 9 का राइट आंसर, सभी पर, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब हम 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले यदि आप लोग अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो 10 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत शक्ति का मात्रक है। यानी कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है। ऑप्शन क्या में, ए में क्या है कि वाट, बी में है वाट पर घंटा, सी में है एम्पियर, डी में है ओम। तो 10 का जो राइट आंसर आपको हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, यानी क्या कि वाट हो जाएगा। यानी विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वाट होता है। अब हम 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्या है कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस युक्ति का उपयोग होता है। तो ऑप्शन ए में क्या है कि गैल्वेनोमीटर, बी में वोल्टमीटर, सी में आमीटर, और डी में वोल्टामीटर। यानी क्या है कि किसी परिपथ में जो विद्युत धारा को मापने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आमीटर। यानी क्या ऑप्शन 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो अब हम 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्या है कि फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ए में क्या है कि प्रतिरोध तथा गलनांक दोनों अधिक होना चाहिए, बी में है प्रतिरोध कम तथा गलनांक अधिक होना चाहिए, सी में है प्रतिरोध अधिक तथा गलनांक कम होना चाहिए, और डी में क्या है प्रतिरोध तथा गलनांक दोनों कम होना चाहिए। तो 12 का जो राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डी। यानी क्या कि फ्यूज तार का जो प्रतिरोध तथा गलनांक है दोनों क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। यानी 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब हम 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्या पूछा है कि निम्नलिखित पदार्थों में चुंबकीय पदार्थ नहीं है। यानी क्या कि आपको ऑप्शन ए में दे देगा लोहा, बी में निकेल, सी में पीतल, और डी में कोबाल्ट। और पूछा क्या गया है कि निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है। तो 13 का जो राइट आंसर आपको हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी। यानी क्या कि पीतल क्या है, ये चुंबकीय पदार्थ नहीं है। यानी 13 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।
तो अब हम 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्या पूछा है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है। ऑप्शन ए में क्या है कि 0 होता है, बी में क्या है कि इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, और सी में है इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, और डी में क्या है कि सभी बिंदुओं पर समान रहता है। तो 14 का जो राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 0 होता है, यानी क्या कि 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। तो अब हम 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्या है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया, यानी क्या कि विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है इसका खोज किसने किया। ऑप्शन ए में क्या है कि ऑस्टर्ड, बी में है एम्पियर, सी में क्या है बोर, और डी में फेराडे। तो 15 का जो राइट आंसर आपको हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, यानी क्या कि ऑस्टर्ड, यानी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था, तो ऑस्टर्ड ने किया था। अब 16 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। ए में क्या है कि लकड़ी, बी में गोबर गैस, सी में नाभिकीय ऊर्जा, और डी में कोयला। पूछा क्या गया है कि निम्न में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। तो 16 का जो राइट आंसर आपको हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी नाभिकीय ऊर्जा क्या है, जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, यानी 16 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो अब हम 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्या पूछा है कि एक केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है। केमिकल रिएक्शन क्या है कि Na2SO4 प्लस BaCl2, उसका रिएक्शन कराने पर क्या हो गया, BaSO4 प्लस 2ANaCl हो गया। तो आपको पूछा गया है कि उपयुक्त अभिक्रिया निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया है। ए में संयोजन अभिक्रिया, बी में द्विविस्थापन अभिक्रिया, सी में वियोजन अभिक्रिया, या तो फिर डी में विस्थापन अभिक्रिया है। तो 17 का जो राइट आंसर आपको हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, यानी द्विविस्थापन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब हम 18 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। तो इसमें क्या है कि अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान क्या होना चाहिए, यानी अम्लीय वर्षा का जो जल का पीएच मान क्या हो जाना चाहिए। तो ऑप्शन ए में क्या है कि 5.6, बी में है 5.6 से कम, और सी में क्या है कि 5.6 से अधिक, डी में है 7.0। तो 18 का जो राइट आंसर आपको हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए या तो फिर ऑप्शन बी, यानी क्या कि इसका राइट आंसर आपको दोनों हो सकता है, यानी 5.6 से कम भी या तो फिर 5.6 भी हो सकता है। अब हम 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्या है कि NaHCO3 यौगिक का प्रचलित नाम निम्नलिखित में से कौन है, यानी ए में क्या है कि धोने का सोडा, बी में बेकिंग सोडा, सी में विरंजक चूर्ण, और डी में सोडियम कार्बोनेट। यानी क्या कि NaHCO3 का यौगिक का प्रचलित नाम क्या है। तो 19 का जो राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बेकिंग सोडा, यानी 19 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो अब हम 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्या है कि अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग होता है। ए में एंटीबायोटिक, बी में एनाल्जेसिक, सी में एंटासिड, और डी में क्या है एंटीसेप्टिक। तो 20 का जो राइट आंसर आपको हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एंटासिड हो जाएगा, यानी अपच का उपचार करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, तो एंटासिड का, यानी 20 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो अब हम 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्या है कि चींटी के डंक एक अम्ल छोड़ जाते हैं जिनके कारण जलन एवं दर्द का अनुभव होता है। यह अम्ल निम्नलिखित में से कौन है, यानी चींटी जो काटता है वो उससे क्या होता है, हमें जलन एवं दर्द होता है। तो चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन में क्या क्या दिया है, ए में दिया है मिथनोइक अम्ल, बी में दिया है इथनोइक अम्ल, सी में दिया है सिट्रिक अम्ल, और डी में दिया है ऑक्जेलिक अम्ल। तो 21 का जो राइट आंसर आपको हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मेथनोइक अम्ल इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 21 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो अब हम 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्या है कि ऑक्जेलिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है। ए में क्या है टमाटर में, बी में संतरा, सी में सिरका, या डी में इमली। यानी ऑक्जेलिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है।
तो 22 का जो राइट आंसर आपको हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए, यानी क्या कि टमाटर। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। तो अब हम 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्या पूछा गया है कि CaSO4 इंटू हाफ H2O निम्नलिखित में से किस यौगिक का रासायनिक सूत्र है। तो ए में क्या दिया है, संगमरमर, बी में ब्लीचिंग पाउडर, सी में प्लास्टर ऑफ पेरिस और डी में क्या दिया है, जिप्सम। तो इसका जो राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा, वो ऑप्शन सी, यानी क्या कि प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो अब हम 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और 25 नंबर क्वेश्चन से हम वीडियो नंबर 2 में देखेंगे और वीडियो नंबर 2 का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो अब हम 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है। तो ऑप्शन ए में क्या है कि पारा, बी में आयोडीन, सी में सल्फर और डी में क्या है, कार्बन। तो 24 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी क्या कि पारा। पारा क्या है कि कमरे के ताप पर क्या तरल अवस्था में पाया जाता है। तो अब हम इसमें क्या है कि टोटल 24 क्वेश्चन देख लिए। तो यदि आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।